हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो सेमेस्टर थर्ड है, इसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, और हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। इस सब्जेक्ट के हम लोग इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, यानी फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड देखिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आपने ये सारी वीडियोज़ देख ली तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं पार्ट 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है और इसी तरीके से कई पार्ट होने वाले हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा। एंड अगर अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड, आज आपकी सेकेंड वीडियो स्टार्ट होने वाली है। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग सेकेंड वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आपको बताना है मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से? देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, एंड नीति निर्देशक तत्वों के भी बारे में हमने कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में देखी थी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे मौलिक अधिकारों से। क्या आखिर मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा भी था। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर देना है, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्रता से, समानता से और न्याय की गरिमा से एक तरह से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाए, जीवन जी पाए। यह अधिकार राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि राज्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। इसीलिए भी जो एक तरह से मौलिक अधिकार हैं वो आवश्यक हैं। ठीक है, अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार होते हैं। दूसरा आप लिखेंगे लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए भी मौलिक अधिकार हैं। तीसरा आप लिखेंगे सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करने के लिए भी मौलिक अधिकार हैं। जब मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए भी मौलिक अधिकार कार्य करते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी आवाज़ या अपनी गुहार लगा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। यानी मौलिक अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। यानी भाग 4 में और अनुच्छेद से 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रस्तुत करते हैं। यानी देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, हमारा जो संविधान है वो 80% जो है वो बाहर से ही लिया गया है। तो इसी में से जो हमारे भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, जो कि एक राज्य को कल्याणकारी यानी हमारे देश को कल्याणकारी जो मार्ग है उस पर चलने के लिए एक तरह से पथ प्रदान करता है, रास्ता दिखाता है। अगर हम इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है। असमानता का अंत करना, ताकि जो समानता है वो विकसित हो सके, समानता से सभी व्यक्ति जीवन जी सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जनता के जीवन स्तर को
सुधारना भी इसका उद्देश्य है। समान अवसर और संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना, ताकि जो चीज़ें हैं वो समानता के रूप में वितरण हो सकें, यानी समानता के रूप में बांटी जा सके। यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परंतु राज्य की नीति निर्माण में इसका पालन आवश्यक है। यानी ये जो है ये न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता, लेकिन राज्य चाहे तो ये अपने नीति निर्माण में, यानी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें इसे फॉलो कर सकता है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इनका क्या संबंध है, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनका संबंध। तो इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच प्रारंभ में मतभेद दिखाई देता है, यानी शुरुआत में देखेंगे तो मतभेद देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देते हैं। यानी ये जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और ये सामाजिक जो समानता है, आर्थिक जो समानता है उस पर बल देता है। फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विरोधी भी हैं, क्योंकि देखिए विरोधी किस तरह से, ये कहता है कि जो व्यक्ति जितना कमाएगा उतना ही उसके पास धन होगा, और ये कहता है सभी व्यक्तियों को आर्थिक समानता होनी चाहिए, सबके पास समान धन होना चाहिए। तो एक तरह से ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और विरोधी भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पूरकता के कारण, यानी जो विपरीत है पूरकता है उसके क्या कारण है। तो पहला आप लिखेंगे संतुलनता की आवश्यकता, किस तरह से मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान का मार्ग दिखाते हैं, यानी जो भी कमजोर वर्ग है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोनों मिलकर व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाते हैं और दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय का आधार, यानी जो सामाजिक न्याय है उसका किस तरह से ये न्याय का आधार बनते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता और नीति निर्देशक सिद्धांत के बिना समानता और न्यायपूर्ण समाज नहीं बन सकता। यानी अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो स्वतंत्रता नहीं होगी, और नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं होंगे तो समानता और न्यायपूर्ण समाज ही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम संविधान का उद्देश्य देखें तो संविधान का उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे संविधान का मूल उद्देश्य एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना है, जो तभी संभव है जब दोनों का संयुक्त रूप से पालन किया जाए। यानी लोकतंत्र, या ये कहूँ जो हमारा संविधान है वो यही चाहता है कि लोकतंत्र और सामाजिक और न्यायपूर्ण जो समाज है वो बन सके, और ऐसा तभी संभव होगा जब हमारे जो अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों मिलकर कार्य करें। अगर हम न्यायपालिका की व्याख्या करें तो इसमें आप लिखेंगे उच्च न्यायालय ने केशव नंद भारती 1973 और मिनवर मिल्स 1980 के निर्णयों में कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की एक ही आत्मा के दो पहलू हैं। यानी इन केसों में जो हमारा न्यायालय है उसने कहा कि जो एक तरह से मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों ही एक ही पहलू से, या फिर संविधान है उसके दो, एक तरह से दो पहलू अलग अलग हो सकते हैं, एक ही आत्मा है लेकिन, तो हम इसको दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो निष्कर्ष है इसमें आप लिखेंगे मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, किस तरह से यह भी हमने देखा, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज में समानता और कल्याण सुनिश्चित करता है। यानी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक न्यायपूर्ण, समानता और समृद्ध समाज की स्थापना करते हैं। यानी दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, समानता, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना करना। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसी से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं, जो मिलकर भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और जीवित बनाते हैं। और ये दोनों ही मिलकर भारतीय जो लोकतंत्र है उसको सशक्त और जीवित बनाने का कार्य करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की प्रमुख शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो संसद है इसकी जो प्रमुख शक्तियाँ हैं और कार्य हैं इनका आपको वर्णन करना है। किस तरह से भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह जनता की प्रतिनिधि संस्था है जो कानून बनाती है और सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करती है। संसद दो सदनों में मिलकर बनी होती है। यानी जो संसद है वो सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है, और ये जनता की जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं से बनी होती है, और जो एक तरह से ये सरकार में जो नीतियाँ होती हैं, कानून होते हैं वो बनाने का कार्य और जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बनी है। किस तरह से दो सदनों से मिलकर बनी है, चलिए इसको देखेंगे। लोकसभा जो कि निचला सदन होता है, राज्यसभा जो कि उचला सदन होता है, और इसके साथ राष्ट्रपति भी संसद का अंग माना जाता है। देखिए इसको दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो राष्ट्रपति होता है वो भी संसद का ही
एक तरह से अंग माना जाता है। अब हम देखेंगे संसद की प्रमुख शक्ति एवं कार्य, यानी संसद की क्या प्रमुख शक्तियाँ होती हैं और क्या कार्य होते हैं। तो विधायी कार्य किस तरह से, संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह केंद्र सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, यानी जो संसद होती है उसका मुख्य कार्य कानून बनाना ही है। केंद्र सूची और संवर्ती सूची पे, केंद्र सूची और संवर्ती सूची क्या होती है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है या ऐसे ही कुछ कानून हैं जो केंद्र के लिए बनाए जाते हैं, वो केंद्र सूची में आ जाते हैं। और संवर्ती सूची यानी ऐसे कुछ अधिकार हैं जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो हमारे संवर्ती सूची में आ जाते हैं। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, यानी आपातकाल की स्थिति आ जाए तो राज्य भी सूची पर कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वित्तीय कार्य। इस तरह से इसमें आप लिखेंगे संसद को देश के वित्तीय पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी संसद का जो देश के वित्तीय है, देश का पैसा है, उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। वार्षिक बजट की स्मृति होती है, यानी जो वार्षिक बजट बनता है, जो बजट पेश होता है, उसकी स्मृति रहती है। करों की स्मृति रहती है, यानी करों पर भी निगरानी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे व्यय की अनुमति और लेखा जोखा की जांच संसद के माध्यम से की जाती है। बिना संसद की अनुमति के कोई कर नहीं लिया जा सकता, यानी अगर संसद किसी कर को मना कर दे तो वो कर नहीं लिया जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण किस तरह से, संसद कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल को सारी चीज़ें संसद को बतानी होती है, जैसे कि प्रश्नकाल होता है, चर्च होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, इन सभी के जरिए से जो संसद है वो इसके कंट्रोल में रहती है। स्थानीय समिति आदि के माध्यम से संसद सरकार की कार्यवाही की जांच करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन का कार्य किस तरह से, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी संविधान में जो संशोधन कर सकता है वो सिर्फ संसद है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये हमारे संविधान में अनुच्छेद कर सकती है। यह समय समय पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करती है और संविधान में संशोधन करती है। न्यायिक कार्य, क्या क्या न्यायिक कार्य होते हैं इसमें आप लिखेंगे संसद राष्ट्रपति के महाभियोग, न्यायाधीशों के पद से हटाने तथा चुनाव विवादों के निपटारे में न्यायिक भूमिका निभाती है। ये सारी चीज़ें संसद के हाथ में होती हैं। और अगर हम निर्वाचन संबंधी कार्यों की बात करें, संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि चुनाव में भाग लेते हैं, यानी सारे ही ये चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय नीति का निर्माण की बात करें, यानी राष्ट्रीय नीति का निर्माण किस तरह से, संसद देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर चर्चा करती है और सरकार को नीति निर्णय में दिशा प्रदान करती है, यानी किस तरह से कौन सा निर्णय लेना है ये भी दिशा देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारतीय संसद लोकतंत्र की आधारशिला है। यह कानून बनाती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है और जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है ताकि सरकार सही से कार्य कर सके। इस प्रकार संसद न केवल विधायी शक्ति का केंद्र है बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा भी है, और इसी वजह से संसद जो है वो विधायी शक्ति का केंद्र भी है और लोकतंत्र की आत्मा भी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अंतर आपको बताना है कि जो धन विधेयक है और वित्तीय विधेयक है इसमें क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट करना है। चलिए इसको देख लेंगे। भारतीय संसद में वित्तीय मामलों से संबंधित दो प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी भारत में जो संसद है उसमें वित्तीय से रिलेटेड दो एक तरह से विधेयक होते हैं। पहला होता है हमारा धन विधेयक और दूसरा होता है वित्तीय विधेयक। दोनों का संबंध सरकार की आय, व्यय और कराधान से होता है, परंतु इसके बीच संवैधानिक स्थिति, प्रस्तुति और स्वीकृति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी दोनों जो हैं वो आय से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन इनकी जो स्तुति होती है, स्वीकृति होती है, इन सभी की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर देखने को मिलते हैं। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक किस तरह से होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे धन विधेयकों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, इसमें केवल उन्हीं विषयों का उल्लेख होता है जो सरकार की आय और व्यय के सीधे जुड़े हैं, जैसे यानी ऐसे मामले या ऐसे मुद्दे जो सरकार से डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो धन विधेयक में रखे जाते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा कर का निर्धारण या समापन, ये हमारे धन विधेयक में हो जाता है। भारत की संचित निधि
से धन की निकासी ये भी आ जाता है। थर्ड होता है हमारा ऋण लेना या भारत की ऋण सीमा तय करना, ये भी हमारे धन विधेयक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे केवल वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। यानी धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और केवल वित्त मंत्री द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा केवल इस पर सिफारिश दे सकती है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी सिर्फ इसे सिफारिश दे सकती है या फिर चेंजेस के लिए बोल सकती है, बट इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राष्ट्रपति की पूर्वी स्वीकृति आवश्यक होती है और राष्ट्रपति की पूर्ण जो स्वीकृति है वो ज़रूरी होती है इसे पास करने के लिए। लोकसभा की स्वीकृति के 14 दिन के भीतर राज्यसभा को अपनी राय देनी होती है, अन्यथा विधेयक पारित मान लिया जाता है। यानी अगर लोकसभा ने इसे पारित कर दिया तो जो राज्यसभा है उसे 14 दिन के अंदर अंदर अपनी जो राय है, अपना जो निर्णय है वो लेना होगा, वरना विधेयक जो है वो ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे वित्तीय विधेयक। यानी वित्तीय विधेयक क्या है? वित्तीय विधेयक का संबंध भी वित्तीय विषयों से होता है, पर इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं हो सकते हैं जो अनुच्छेद 110 में नहीं होते। यानी दोनों का संबंध वित्तीय से ही है, लेकिन जो हमारा वित्तीय विधेयक है इसमें जो धन विधेयक है वो 110 में आता है और उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते जो इसमें हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो हमारा वित्तीय विधेयक है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा वित्तीय विधेयक प्रकार 1, ठीक है, जिसमें धन वित्तीय के साथ कुछ अन्य सामान्य विषय भी जोड़े जाते हैं। दूसरा होता है वित्तीय विधेयक प्रकार 2, जिसमें केवल आंशिक वित्तीय प्रावधान होते हैं। ठीक है, इसमें ये भी लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसे भी लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी हैं जिसमें राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। यानी अगर राज्यसभा चाहे तो इसे संशोधित कर सकती है या फिर अस्वीकृत भी कर सकती है, बट उसे नहीं कर सकती थी। दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यानी इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों सदन एक तरह से अपनी राय पे होनी चाहिए। प्रमुख जो अंतर हैं, अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें क्या क्या अंतर हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम आधार के आधार पर देखेंगे, ये हमारा आधार है, ये हमारा धन विधेयक है, ये हमारा वित्त विधेयक है। किस तरह से इसमें अंतर है? तो अगर हम संवैधानिक आधार देखें तो ये अनुच्छेद 110 में है और ये अनुच्छेद 117 में है। प्रस्तुति अगर स्थान देखें तो केवल लोकसभा में होता है, सामान्य लोकसभा में है। यानी ये सामान्य लोकसभा में है, पर राज्यसभा में भी इसकी अनुमति होनी चाहिए। अगर राज्यसभा की भूमिका केवल सुझाव दे सकती है, यानी राज्यसभा यहाँ केवल सुझाव दे सकती है और यहाँ संशोधन या अस्वीकृत भी कर सकती है, यानी इसे मानने से भी इनकार कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, प्रकार 1 में आवश्यक, प्रकार 2 में नहीं। यानी इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें प्रकार 1 में आवश्यक होती है और प्रकार 2 में आवश्यक नहीं होती। अध्यक्ष का निर्णय किस तरह से? लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। यानी जो अध्यक्ष होगा वही निर्णय लेगा, वही तय करेगा ये धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है, तो ये अध्यक्ष के हाथ में होता है। ऐसा नहीं होता, यानी इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ये वित्त विधेयक ही होता है, इसको धन विधेयक नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार धन विधेयक केवल शुद्ध वित्तीय विषयों तक सीमित होता है और इस पर राज्यसभा का अधिकार सीमित होता है। यानी ये जो शुद्ध विषय होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है और इसमें जो राज्यसभा है उसका जो एक तरह से अधिकार है वो सीमित होता है, जबकि वित्तीय विधेयक में अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं और उस पर दोनों सदनों का समान अधिकार होता है। यानी दोनों सदन जो वित्तीय विधेयक है उस पर समान अधिकार रखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक का एक विषय रूप है। यानी धन विधेयक जो है वो वित्तीय विधेयक का ही एक रूप है, परंतु दोनों की संवैधानिक प्रक्रिया और प्रावधान अलग अलग हैं और दोनों की ही जो संवैधानिक प्रक्रिया है और प्रावधान है वो अलग अलग हैं। इस तरह से ये अभी आपने देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी एंड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको जो मेरे नोट्स हैं वो मिल जाएंगे एंड
अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर सकते हैं, एंड इन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।